गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी को विद्या क्रिएटर चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मेरा नाम हरीश कुमार है और मैं आप लोगों के साथ इतिहास जो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, वनडे एग्जामिनेशन हो, बैकबोन कहलाता है। तो इतिहास की चर्चा हम करेंगे और इसको क्रम वाइज सिंक्रोनाइज वे में चैप्टर वाइज करके आपके सामने वीडियो लाया जाएगा। आज हम इतिहास की चर्चा करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जैसा कि सुनने में आया है या लोग कहते हैं या बच्चे कहते हैं कि इतिहास में बहुत सारी फैक्ट फिगर है, तथ्य है, जिसे रटने में बड़ा मुश्किल होता है। नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप समझ के इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास के की पॉइंट्स को समझते हुए अगर इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी और किसी भी प्रकार की न डेट्स की समस्या होगी, न फैक्ट की समस्या होगी, न एविडेंसेस की समस्या होगी। अब हम पहले बात करते हैं कि इतिहास, तो हिस्ट्री जो वर्ड है, ये हिस्ट्री वर्ड derived from the historia शब्द से डेराइव हुआ है। पहला तो ये जानिए, तो हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है। तो हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है। हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि नॉलेज and fact acquired by research and inquiry। यानी हिस्टोरिया शब्द जो है जिसका मतलब होता है कि ज्ञान और तथ्य खोजबीन और छानबीन के द्वारा प्राप्त किया हुआ। तो खोजबीन और जांच पड़ताल अनुसंधान करके जो शब्द या जो फैक्ट फिगर आता है उसे हम इतिहास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतिहास को जो पॉपुलर जो या इसे लोकप्रिय जो परिभाषा है वो ये कहता है कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। लोकप्रिय है कि अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात वहाँ आती है कि ये अतीत होता क्या है। अतीत के किन घटनाओं को हमको पढ़ना होता है। अतीत के सारे घटनाओं को हमें नहीं पढ़ना होता है दोस्त। अतीत के उन घटनाओं को पढ़ना होता है जिनके घटने का हमारे पास पुख्ता सबूत हो, यानी एविडेंस हो। जो एविडेंस ये बात को प्रूव करे या साबित करे कि हाँ यह घटना हुई थी, उसी को हम इतिहास कहते हैं। लेकिन जिस घटना के घटित होने का हमारे पास सबूत नहीं होता है, किसी प्रकार का एविडेंस नहीं होता है, तो उसे हम अतीत केवल कहते हैं, केवल अतीत कहते हैं। दूसरी चीज कि अतीत के उन घटनाओं को भी अध्ययन करना चाहिए जिन घटनाओं के घटित होने से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित करता है समाज को। मतलब हर प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं तो सबको हम इतिहास नहीं कहते हैं, बल्कि उन घटनाओं को कहते हैं जिनके घटित होने से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। अब इसी को हिस्टोरिया कहते हैं। अब रही बात कि ये जांच पड़ताल करने वाला व्यक्ति कौन है। पहले तो जांच पड़ताल करने वाला सबसे पहला व्यक्ति है एक ग्रीक स्कॉलर जिसे हम हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस कहते हैं। तो हेरोडोटस वो पहला व्यक्ति था जो घटनाओं की जांच पड़ताल करके एक ग्रंथ का रचना किया और उस ग्रंथ को हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किया। क्या नाम रचना किया था, किस ग्रंथ को? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किया था, जिसे हिस्टोरिका इसलिए क्योंकि पहली बार इन चीज़ों का, घटनाओं का जिनका सबूत था, जिनका एविडेंस था, उन घटनाओं को कंपाइल करने वाला कौन था? हेरोडोटस था। इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये फादर ऑफ हिस्ट्री या हिस्ट्री का जनक कहलाता है। क्यों भैया? इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जिसने अतीत के घटनाओं के घटित होने का पुख्ता सबूत
के साथ एक संकलित किया था, एक रचना बनाया था, और जिसे हम इतिहास कहते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हेरोडोटस को क्या कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। अब बात थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं कि इतिहास ये भी है कि इतिहास एक वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें अननोन पीरियड से लेकर हम 1947 तक की चीज़ों को पढ़ते हैं, उन सारी घटनाओं को पढ़ते हैं। लेकिन इस अध्ययन को और आसान बनाने के लिए एक जर्मन फिलोसफर था, एक जर्मन फिलोसफर था जिसका नाम है क्रिस्टोफ सैलरियस, जिसका नाम है क्रिस्टोफ सैलरियस। उसने क्या किया था कि इतिहास को, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला एंशिएंट पीरियड, दूसरा मिडाइवल पीरियड, और तीसरा मॉडर्न पीरियड। कहने का मतलब है कि पूरे इतिहास को पढ़ने में आसानी हो जाए, उसने क्या किया कि 3 कालखंड में डिवाइड कर दिया। लेकिन वो जो 3 कालखंड में डिवाइड किया था, उन 3 कालखंडों की अपनी अपनी विशेषता थी। ऐसे ही उसने एक डेट वाइज डिवीजन नहीं कर दिया था, बल्कि उन डिवीजनों का क्या था, विशेषताएं थी। उस विशेषताओं के आधार पर उसने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अब थोड़ा सा हम विशेषताओं पर ध्यान दे दें। तो अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, अगर हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि उसकी विशेषता क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री की विशेषता क्या है? तो एंशिएंट प्राचीन इतिहास की विशेषता ये है कि कैसे आदि मानव या आदिम समाज अपने आप को राजनैतिक, आर्थिक और संस्थाओं को विकास किया। कैसे आदि मानव या प्रिमिटिव मैन कैसे अपने आप को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तंत्र का विकास किया। यानी कहने का मतलब अगर एक शब्द में कहें तो कैसे आदि मानव एक सभ्य समाज के रूप में परिवर्तित हुआ। तो उसे, उस पीरियड को, यानी आदि मानव अपने आप को कैसे आदिम समाज से सभ्य समाज में परिवर्तित किया। तो प्राचीन काल में हम देखते हैं कि हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हाउ टू डेवलप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, हाउ टू डेवलप ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, हाउ टू डेवलप ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। यानी प्राचीन काल में हमें ये देखना है कि पॉलिटिकल यानी राजनैतिक संस्था, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था या आर्थिक संस्थाओं का विकास कैसे हुआ। लेकिन तो इन आधारों पर, एक बात कहते हैं कि इन आधारों पर कि कैसे मनुष्य आदिम समाज से एक सभ्य समाज की तरफ या सभ्य समाज के रूप में परिवर्तित हुआ। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल में करते हैं। अब रही बात की मेडिवल पीरियड कि व्हाट इज मेडिवल पीरियड, क्या विशेषताएं हैं मेडिवल पीरियड की, मध्यकाल का क्या विशेषताएं हैं। तो अगर मध्यकाल की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले क्या था, अगर मध्यकालीन में तो सामंतवाद का डेवलपमेंट एक तरह से देखें तो हम प्राचीन काल के गुप्ताज पीरियड से ही प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसकी चरम परिणति अगर देखें, जब ये चरम शिखर पर पहुंचा तो राजपूत काल आया। राजपूत काल के बाद हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत डेवलप हुआ, एस्टैब्लिश हुआ। उसमें भी हम देखते हैं कि सामंतवादी ही गुण थे। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं, एक तो सामंतवाद था। सामंतवाद का अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो सामंतवाद का पर्यायवाची का मतलब होता है कि जो समाज में या सोसाइटी में जो उच्च पदासीन लोग होते हैं वो निम्न लोगों को कैसे शोषण करते हैं, कैसे उनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण करते हैं, उसको हम सामंतवाद में ही डील करेंगे। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि धर्म कैसे
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं को प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि मध्यकाल में जो धार्मिक संस्थाएं थीं वो डोमिनेट कर रही थी राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं को। तो यानी मध्यकाल की विशेषता ये है कि धर्म आधारित राजनीतिक सामाजिक संस्था, धर्म आधारित राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संस्था। यानी धर्म कैसे राजनीति और समाज और आर्थिक तंत्र को प्रभावित करता है। धर्म का डोमिनेशन था, एक तरह से कह सकते हैं। धर्म डोमिनेट कर रहा था हर चीज में। इस्लाम में अगर देखें तो धर्म ही सब कुछ था। मौलवी कुछ एक अपवादों को छोड़ दें, जैसे कि अलाउद्दीन था, वो कभी भी मौलवी को नहीं सुनता था, मुल्लाओं को नहीं सुनता था। अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर बिल्कुल एक सेकुलर राजनीतिक व्यवस्था को लेकर चलने वाला व्यक्ति था। इसीलिए उसने दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना किया, जिसमें यह था कि सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। तो धार्मिक कट्टरता मध्यकाल की एक विशेषता रही है। इन आधारों पर सेलेरियस महोदय ने एक मध्यकाल की रचना की। अब बात बचता है कि आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, यानी अगर कह दें कि आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, तो महत्वपूर्ण बिंदु था रेनेशा। क्या था? रेनेशा, पुनर्जागरण। इसे क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। दूसरी चीज ग्रोथ ऑफ सिटीज, ग्रोथ ऑफ सिटीज, शहरों का विकास, अर्बेनाइजेशन यानी शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी अगर मॉडर्न काल की बात करें तो उसमें यह था कि जो धार्मिक कट्टरता थी, धार्मिक कट्टरता के अगेंस्ट आवाज उठने लगी। अब ये देखा जाने लगा कि अगर मुल्ला, मौलवी, पंडित अगर कोई बात कहते हैं तो उसे हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि मानवता के लिए सही क्या है। चाहे हम देखें कैथोलिक के अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट रिलीजन स्टार्ट हो गया था, तो ये सब चीज़ें क्या थी। फिर से अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ भी अब क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात तो बहुत बाद में स्टार्ट हुई, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी उसकी शुरुआत देखने को मिल जाती है। जैसे पोर्चुगीज आए तो नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप किए, प्रेस की इस्टेब्लिश किया। जब पोर्चुगीजों के द्वारा प्रेस को इस्टेब्लिश किया गया तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि अब हमें हर चीज़ को एक लिखित चीज़ें मिलने लगी। एक चाहे बड़े बड़ी किताब, बड़े बड़ी ग्रंथों का हमें अनुवाद रूप में किताबें मिलने लगी, जिससे पढ़ के हम अपने आप को जागृत करने लगे, अपने आप को पुनर्जागृत करने लगे। यहाँ पे भी राजा राम मोहन राय वैसे अग्रज हैं जो पुनर्जागरण के अग्रगामी कहे जाते हैं, भोर का तारा कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं। तो इस तरह मॉडर्न पीरियड की डेवलपमेंट हुआ। यानी कहने का मतलब है क्रिस्टोफ सेलेरियस महोदय ने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में पूरे इतिहास को डिवाइड किया, तो उनका अपना अपना आधार था। उन आधारों पर इतिहास को उन्होंने विभाजित किया था। अब रही बात कि इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एविडेंस। इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है क्या? एविडेंस। यानी साक्ष्य। और साक्ष्य कई प्रकार के होते हैं। साक्ष्य आपका आर्कियोलॉजिकल भी होता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज,
यानी पुरातात्विक साक्ष्य, यानी पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आता है? तो पुरातात्विक साक्ष्य में अगर बात करें तो फॉसिल्स, जीवाश्म, अवशेष। दूसरा इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख, जिसमें देखा जाता है कि अशोक का पहला अभिलेख था जिसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, गुप्तों के पीरियड में बहुत सारे ऐसे क्वाइंस हुए जो गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था को, यानी गुप्त काल के राजाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त प्रथम हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, सभी ने अपने अपने सिक्के जारी किए थे। कोई युद्ध प्रकार का सिक्का जारी किया था तो कोई बीड़ा प्रकार की सिक्का जारी किया था। तो सिक्का जारी करने का मतलब था कि जो उनके दिमाग में चल रहा था उस तरह के सिक्के जारी करते थे। जो वो एक्टिविटी करते थे उस प्रकार के वो सिक्के जारी करते थे। अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी करना, यानी सिक्का क्या था? एविडेंस था। दूसरी चीज मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक, जो पुराने पुराने स्मारक हैं, जैसे कह सकते हैं कि लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, दशावतार मंदिर हुआ, बृहदेश्वर टेम्पल हुआ, कैलाशनाथ एलोरा टेम्पल हुआ। ये सब क्या है? उस समय के, उस तात्कालिक समय की ये कलाकृतियां हैं, कल्चरल डेवलपमेंट है, सांस्कृतिक विकास है, उसका ये एक तरह से क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। तो ये हुआ, मॉन्यूमेंट्स हुआ। अब हम देखते हैं कि दूसरा एविडेंस क्या होता है? लिटरेरी। लिटरेरी मतलब साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य कई प्रकार के होते हैं। साहित्यिक साक्ष्य आप देखें तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में हमारे पास कई तरह के धार्मिक ग्रंथ हैं। इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट लाइक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, ब्राह्मण ग्रंथ। ये सब क्या है? ये रिलीजियस टेक्स्ट हैं। ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं। उसी तरह हम दूसरा तरह का अगर एविडेंस देखें तो उसे कहते हैं सेकुलर टेक्स्ट, यानी लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या है? चाणक्य रचित अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज रचित इंडिका, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, पाणिनि रचित महाभाष्य। ये सब क्या है? ये लौकिक साहित्य हैं। समाज के बारे में बताते हैं, राजाओं के बारे में बताते हैं, उस समय के तात्कालिक परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, उस समय के तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, बयां करते हैं। तो ये आपके क्या हो गए? लिटरेरी या सेकुलर टेक्स्ट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स यानी जो फॉरेन ट्रैवलर आए, फॉरेन ट्रैवलर आए यानी विदेशी जो यात्री आए, जिन्होंने भारत का विदेशों में जाकर, अपने देशों में जाकर गुणगान किया, प्रशंसा की, भारत की राजनीतिक व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था की, धार्मिक व्यवस्था की, जाके बढ़ चढ़कर प्रशंसा किया। गुप्त पीरियड में फाहियान आया, जिसकी ग्रंथ थी, फाहियान की ग्रंथ थी फुओकी। फाहियान का ग्रंथ था फुओकी। तो उसी तरह हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया, जिसने सी यूकी नामक टेक्स्ट लिखा। सल्तनत पीरियड में अगर हम बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक फॉरेन ट्रैवलर आया था मोरक्को का, अफ्रीका का, जिसका नाम था इब्न बतूता। उसने रहला नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बढ़ चढ़ के भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं की बढ़ चढ़ के प्रशंसा किया गया है।
तो इस तरह जो साहित्य थे, फॉरेन अकाउंट थे, डोमिंगो पायस, निकोलो कांट, एन नंबर ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स कम टू इंडिया एंड डिस्क्राइब द इंडियंस सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या था? साहित्यिक साक्ष्य था। तो ये बिना एविडेंस के, ये सब एविडेंस या साक्ष्य ऐसे हैं कि जिन साक्ष्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास की रचना करते हैं और प्रूव करते हैं कि यस, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में किस तरह की बातों की चर्चा करता है, किस तरह की समाज की बात करता है, किस तरह की प्रशासन की बात करता है, राजनीतिक संस्थाओं की बात करता है, वो सब पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, नागनिका का इंस्क्रिप्शन है। तो तमाम जो इंस्क्रिप्शन है वो भारतीय इतिहास की चर्चा करते हैं, भारतीय इतिहास की राजनीतिक समस्याओं को, राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को एक तरह से चर्चा करते हैं। अब हम इतिहास की जो सबसे पहला कालखंड है, एंशिएंट हिस्ट्री, उसको लेके चलेंगे आगे।